आज यूपीएससी को बने हुए 100 ईयर्स पूरे हो चुके हैं और इस 100 ईयर्स में एक इंपॉर्टेंट डिबेट आपके सामने हमेशा उठती रहती है कि यूपीएससी में ये रिफॉर्म किया जाए, वो रिफॉर्म किया जाए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आज दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स के बारे में मैं बात करूंगा। रिकमेंडेशन आई है फिर से, ऐसा नहीं है कि उसको करने वाले हैं या कोई एग्जीक्यूशन का प्लान बना चुके हैं, लेकिन आज मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताने वाला हूं। एंड इवन मैं स्टूडेंट के हक की बात यहां पे रखना चाहता हूं, क्योंकि रैंडमली किसी भी पोजीशन पे जाके ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि ये रिफॉर्म्स कर देने चाहिए। जैसे मी एज ए यूपीएससी फैकल्टी, अगर मैं अभी ऐसा बोल दूं कि यूपीएससी में अटेम्प्ट कम कर दो, लेकिन आप सच में उस शूज में जाके देखो जहां बच्चा एग्जाम देता है, जहां वो अपनी हर चीज को दांव पे लगा के फिर एग्जाम दे रहा है, तो उस केस में क्या एकदम से ये कहना कि अटेम्प्ट कम कर देना चाहिए वो एक सॉल्यूशन है या नहीं है, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आई नो इसकी एक बहुत बेटर आर्ग्यूमेंट आती है कि सिर्फ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि वो लोग अपने कैरियर में कहीं ना कहीं सेटल हो पाएंगे। यस दैट इज ट्रू, लेकिन आज ये सच के साथ डेटा के साथ देखेंगे कि जीडीपी में भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, उनकी लाइफ में भी कितना बड़ा बदलाव आएगा, और कम अटेम्प्ट करने के बाद चैलेंजेस बढ़ जाएंगे या सच में चैलेंजेस कम हो जाएंगे। एक एनालिसिस जो है हम करने वाले हैं और आपकी राय डेफिनेटली मैटर करती है क्योंकि इट इज अल्टीमेटली यू जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं मैं पहले आपको यूपीएससी की। तो यूपीएससी ने 100 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। 1926 यूपीएससी स्टार्ट होता है। उससे पहले भी एग्जाम हुआ करता था, लेकिन वो लंदन में था, तो उससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं था। हालांकि हमारे लोग जाते थे, एग्जाम देते थे, और सिविल सर्वेंट तो इंडिया के लिए सिलेक्ट होते थे, तो लेना देना तो था। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि वो बोर्ड, वो जो मैटर था, वो इंडिया के अराउंड नहीं था, सिर्फ इंडिया को रूल करने के लिए था। वहां पे जो लोग थे उनको, स्मार्ट लोगों को यहां सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम ये हुआ कि एक प्री इंडिपेंडेंस में 1854 से 1926 के पीरियड पे मैं बात करता हूं, तो 1854 में लंदन में ये एग्जाम होना स्टार्ट होता है। अब आपके मन में एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये आएगा कि जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, तो ब्रिटिश तो किसी को चाहते उसी को सिविल सर्वेंट बना देते कि भाई ये बंदा जो है ये सिविल सर्वेंट बनेगा। क्या जरूरत थी इतने बड़े ड्रामे की कि एग्जाम कंडक्ट करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए आप समझो 1856 के आसपास की बात है ये, 1857 का रिवोल्ट हुआ है। तो अगर आप उस कंडीशन में जाओगे तो आपको एक सिचुएशन समझ आएगी कि लिटरली वहां पे लोग अब रिवोल्ट करने लग गए थे, लोगों की तरफ से ब्रिटेन को रेजिस्टेंस आने लग गया था। अब इनको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए था? दो चीजें चाहिए। एक तो इंटेलिजेंस चाहिए, भाई कोई इंटेलिजेंट आदमी हो, वो इंटेलिजेंट आदमी आके इनको कंट्रोल कर दे, और दूसरा वो इंटेलिजेंट आदमी यंग भी होना चाहिए। तो सिविल सर्विसेज का मतलब उस टाइम पे था कि जाके कलेक्शन करना है, रेवेन्यू लाना है, और उन लोगों से लाना है जो परेशान है। तो मतलब आपके पास पावर फिजिकल भी होनी चाहिए, मेंटली भी आप स्ट्रांग होने चाहिए, और इसी वजह से सिविल सर्विसेज वहां से ही लोगों को सिलेक्ट किया गया था, इंडियन लोगों को नहीं सिलेक्ट किया गया, क्योंकि एग्जाम लंदन में ही हो रहा था। और इंपॉर्टेंट ये था कि वहां पे शार्प माइंडेड लोग जो हैं और यंग लोग जो हैं उनको यहां पे सेलेक्ट किया जा रहा था। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर कोई हमारे लिए फेयरनेस नहीं थी, वो खुद के लिए ही फेयरनेस बना रहे थे। 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम इंट्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर। टिल दैट टाइम वो वहीं चल रहा होता है। 1926 में फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है और सर रोज बार्कर उसके चेयरपर्सन भी बनते हैं। तो हमें यह समझ आता है कि पहले तो वो लंदन के सेंटर की चीजें पूछी जाती थी, वहीं पे हुए रिवॉल्ट्स पूछे जाते थे, वर्ल्ड में दुनिया भर में ब्रिटेन कहां कहां लड़ा, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, वो सब पूछा जाता था। तो ये सब हो रहा था। नाउ इन 1928 हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है और कुछ इंडिया के ओरिएंटेड चीजें होती हैं, और ये चीज आप बता सकते हो 1926, सॉरी नॉट 28। तो ये चीज आप देख सकते हो इस टाइम पे इंडिया के अंदर भी फ्रीडम स्ट्रगल काफी पीक पे हो चुका है और इंडियन लोग सब डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस का एक अच्छा लेवल हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ फेयरनेस लाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी। ठीक है, फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये सब रिफॉर्म हो रहे थे, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आर्टिकल 315 से 323 तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे पब्लिक सर्विस कमीशन को देखा जाता है।
कितने मेंबर होंगे, चेयरमैन का सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे रिमूवल हो सकता है, क्या काम करेगी यूपीएससी, ये सब चीजें जो है वो डिफाइन की जाती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्योंकि देखो एक एलीट क्लास को ये सेलेक्ट कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, ये तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। और इसकी ऑटोनॉमी, इसकी इंपार्शियलिटी, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप भी मानते हो कोई भी चीज एक बार में परफेक्ट नहीं बनती है। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें टाइम टू टाइम प्रॉब्लम आती रही है। कभी सी सेट को लेके प्रॉब्लम, कभी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके प्रॉब्लम, कभी एज को लेके प्रॉब्लम, कभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आती रही है। लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे पास ये हुआ। 1950 से 80s के बीच में यूपीएससी को क्या देखा गया, पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ था, आईएएस आईपीएस और मल्टीपल सर्विसेज उसमें ऐड कर दिए गए। लेटर ऑन हमें ये देखने को मिला कि हमने कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि भाई 3 स्टेज प्रोसेस होना चाहिए, मतलब प्री मेंस और आपका इंटरव्यू स्टेज लेके आओ। पहले 2 स्टेज पे था, तो प्रीलिम्स एग्जाम भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट बना दिया, मेंस एक एनालिटिकल टेस्ट बना दिया, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और प्रॉब्लम भी आ रही थी। अभी भी जो हमारा इंटरव्यू था ना, उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो देखे जाते थे, मतलब ज्यादा एकेडमिक की तरफ था वो। एकेडमिक मतलब इफ समवन इज फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, गारंटेड है कि बंदा अच्छा होगा, ऐसा मान लिया जाता था। हालांकि एक परसेप्शन अभी भी बनता है, लेकिन अब फिर भी लोगों के कम्युनिकेशन पे, लोगों के वे ऑफ टॉकिंग पे, उनके सॉल्यूशन डिलीवरी पे, इन पे फोकस किया जाता है। साइकोलॉजिकल जो आउटकम्स है उनके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये सब चीजें अभी यहाँ पे हो रही थी। अब इसी के दौरान क्या होता है, एक मॉडर्नाइजेशन फेज आता है 1990 के अंदर। एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का तादाद बढ़ा दिया, मतलब ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऑप्शंस थे, आप चूज कर सकते हो। मतलब कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है तो ऐसा ना हो कि मेरा तो ऑप्शनल है ही नहीं, वो होना चाहिए। दूसरी चीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट किए गए ताकि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ला सके। अब यूपीएससी के ऊपर बहुत सारे सवाल इस पे भी उठते हैं। और 2011 के अंदर सीसेट प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर एक इंट्रोड्यूस किया गया था। लेटर ऑन 15 के आसपास में वो क्वालिफाइंग बना दिया। लेकिन सीसेट मतलब मैथमेटिक्स को, इंग्लिश को एक इंपॉर्टेंस दी गई और आज भी वो इंपॉर्टेंस है। और सीसेट का लेवल मत भूलो कि वो बहुत हाई लेवल आता है, चाहे वो क्वालिफाइंग है, बट स्टिल लेवल काफी डिफिकल्ट होता है। लेवल जो है अपर नेक्स्ट लेवल होता है, ऐसा इजी लेवल तो नहीं होता। अब सवाल आता है मेजर, क्या कि 2 चीजें, 2 रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा रखी जाती हैं। एक तो रखा जाता है कि एज लिमिट से रिलेटेड कि उसको कम कर दो। दूसरा रखा जाता है, अभी जैसे एक नया निकल के आया कि प्रीलिम्स जो है उसको 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए स्टूडेंट को। लेकिन अब अगर किसी ने एक प्रीलिम्स एग्जाम दे दिया तो फिर एक प्रीलिम्स से वो 2 मेंस दे सकता है। मतलब आज अगर इस साल आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया, ये रिकमेंडेशन है, अभी इसके ऊपर कोई बातचीत ऐसी हुई नहीं है, रिकमेंडेशन है कि अभी आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया तो आप इस साल का मेंस और अगले साल का मेंस दोनों दे दोगे। इससे टेंशन खत्म हो जाएगी, बच्चा मेंस के लिए तैयारी शांति से कर पाएगा। मतलब ये टोटल में 4 अटेम्प्ट दे पाएगा। और फिर कैटेगरी वाइज, ये जनरल के लिए प्रपोजल है, कैटेगरी वाइज इसी के हिसाब से अरेंजमेंट हो जाएंगी। अब सवाल के जवाब आते हैं। देखो, एज को कम करने की बात की गई, कितनी एज बताई जा रही है, बोल रहे हैं 25 के आसपास एज कर दो, इससे ऊपर सिविल सर्विसेज में एज नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली उन स्टूडेंट्स के पास जाना चाहूंगा जो अपनी एजुकेशन को रूरल एरियाज में पूरी करके आते हैं। एक स्टूडेंट जो गांव देहात से एजुकेशन लेके आता है, एक तो उसकी हिंदी मीडियम की एजुकेशन होती है, उसको इस माहौल में ढलने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उस टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होने में, सी सेट में इंग्लिश स्पेसिफिकली उस लेवल की मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड करने में नेचुरली टाइम लगता है। फिर अपने राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में, देखो आप ये समझना कि जो हाई क्लास स्कूल होते हैं ना, वो राइटिंग प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब चीजें उसको पहले से सिखाते हैं। एंड यू ऑल्सो नो वेरी वेल, पर्सनैलिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती है। और अगर ऐसा हुआ तो आप सोचो ना कि 21 या 22 की एज में कंपटीशन हो रहा है, बच्चा उतना ज्यादा सीख नहीं पाया है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम भी नहीं कर पाया है, और उतने में चलते चलते उसके अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। और जब वो अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तो देन नेचुरली एक प्रॉब्लम उसके सामने आ गई कि वो तो कभी सेलेक्ट ही नहीं हुआ। हालांकि कुछ स्टूडेंट सीख लेते हैं जल्दी, सेलेक्ट भी हो जाते हैं। अब उसका आर्ग्यूमेंट ये आता है कि सर ऐसे तो उसकी जिंदगी भी तो खराब हो रही है, 30 की एज में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो स्टूडेंट क्या करेगा। आप एक चीज जेन्युइनली मानना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी ने बीए किया है, सिंपल आपका किसी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट जो भी हिस्ट्री वगैरह वगैरह जिससे भी उठाया है, उसने बीए कर लिया है। अब बीए करने के बाद में वो बंदा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या पटना यूनिवर्सिटी से बीए करके आता है, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करता है। आप ये बताओ कि बीए किए हुए स्टूडेंट के लिए हमारे पास, हमारे इंडिया में प्रैक्टिकली कैसी जॉब्स हैं और किस टाइप की जॉब्स हैं, किस तरीके का करियर है उसका, कितनी सैलरी है उसकी,
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, इवन उसको स्टडी करने के बाद भी बंदे के अंदर काफी मैच्योरिटी आती है और वो अपने लेवल पे काफी और डेवलपमेंट भी कर सकता है? हाँ, एक आर्ग्यूमेंट आती है कि स्टूडेंट इसमें लगे रहते हैं तो प्रेशर फैमिली पे भी आता है, क्योंकि काफी साल तक जब लगे रहते हैं, काफी सालों तक जब लगे रहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी फैमिली सपोर्ट जो है वो नहीं कर पाती है। ये सच है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो स्टूडेंट 3 से 4 साल तक प्रैक्टिकली लगा रहता है ना, वो फैमिली के पेन को समझता है और वो ऑप्शन बी भी तलाश करने की कोशिश करता है, और इसके साथ साथ में वो कहीं ना कहीं अपना छोटा मोटा काम जरूर स्टार्ट करता है। और सच यही है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम उतना ज्यादा नहीं है कि अगर वो फुल टाइम कुछ काम करता विद लेसर स्किल्स तो भी उसको कोई ज्यादा नहीं मिलने वाला था। ये सच है। हाँ, एज कम होनी चाहिए, लेकिन 25 ही कर देना वो शायद एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप रिफॉर्म ही करना चाहते हो तो आप एक काम करो, कुछ मार्क्स उन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा भी दे दो या रिलैक्सेशन दे दो कि भाई जो प्रिपेयर भी कर रहे हैं और साथ में जॉब कर रहे हैं, आप उनके जॉब को भी तो कुछ एक्सपीरियंस काउंट करोगे। नेचुरल सी बात है, मैच्योरिटी जॉब से आती है। मैं ऐसा सिर्फ एक रिजर्वेशन नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मैच्योरिटी तो स्टूडेंट के अंदर आती है जब वो जॉब करता है, और जब वो जॉब करता है तो उसको भी कुछ मार्क्स दे दिए जाएं उसके जॉब एक्सपीरियंस के नाम पे। हाँ, उससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू हो जाए, कुछ सवाल जवाब हो जाएं, और फिर आप उसको कुछ ना कुछ मार्क्स अलॉट कर दो, ताकि थोड़ा सा उसको ये बूस्ट मिल जाए कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज का भी सपना है तो मैं यहां पे जॉब भी कर लूं, उसके मार्क्स भी मुझे कुछ मिल जाएंगे और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि वो स्टूडेंट का सपना अब ये है कि वो अपनी लाइफ को ऑल टुगेदर चेंज करना चाहता है, और वो ऑल टुगेदर लाइफ तभी चेंज होगी जब वो सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई कर पाता है। हाँ, 32 एज, यस इट्स अ क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड 32 एज शायद हमें उसके अंदर कुछ बदलाव करने चाहिए, लेकिन उसको ले जाके 24 या 25 पे टिका देना वो सीधा एक सोल्यूशन नहीं होगा। दूसरी चीज, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत भारी समस्या होती है इस चीज के अंदर। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो है वो सीसेट को ही क्वालिफाई नहीं कर पाएगा 1-2 अटेम्प्ट के अंदर। अगर वो नहीं कर पाया और वो टैलेंटेड है तो नेचुरली सिविल सर्विसेज के लिए टैलेंट भी तो मिस ही हो रहा है। तो आप एक चीज और कर सकते हो कि कुछ कंसेशन, कुछ एडवांटेज, कुछ आपका एस्पेक्ट उनका भी इंक्लूड किया जाए कि हिंदी मीडियम से अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके साथ में क्या मतलब आउटकम्स क्या होंगे उसकी। ठीक है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा सजेशन है कि प्रीलिम्स की वैलिडिटी 2 मेंस के लिए हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा होता है, प्रीलिम्स एग्जाम जैसे ही वो देता है वो अपने मेंस के लिए लग जाता है, लेकिन मेंस के लिए बहुत शॉर्ट विंडो है और वो उतने लेवल पे क्वालिफाई नहीं कर पाता। अगर इस प्रीलिम्स को स्क्रीनिंग ही रखा हुआ है और स्टूडेंट ने प्रूव कर दिया है कि मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा, एक अटेम्प्ट और दे दिया जाए। हालांकि इसमें एक इश्यू जो आ जाता है वो ये है कि मेंस के अंदर जो कॉपीज हैं चेक करने के लिए वो काफी सारी बढ़ जाएंगी, लेकिन ये कोई इश्यू नहीं है। गवर्नमेंट के लेवल पे ये किया जा सकता है यार। अगर आप अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अच्छा मेंस कोई लिखे, तो इसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, ज्यादा कॉपीज आएंगी, बस यही चैलेंज है, और उस चैलेंज को हम टैकल कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड रिफॉर्म। लेकिन इस एज को ले जाके सीधा 24-25 पे लाके रख देना उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो कि रूरल एरिया से आते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं। उनको समझने में सच में मैं कह रहा हूं दिक्कत आती है। वो जब सिलेबस को समझते हैं, फिर वो जब लिखना स्टार्ट करते हैं, उनके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं मैं, जिनके स्कूल्स ही ऐसे हैं, जिनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप की गई है, जिनको राइटिंग प्रैक्टिस पहले से करवाई गई है, तो इतनी बड़ी सीटें नहीं होती है ज्यादा नंबर में कि वो स्टूडेंट सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और बचे हुए जो रूरल एरिया से स्टूडेंट है वो भी सेलेक्ट होंगे। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आप रिफॉर्म सच में ही करना चाहते हो तो हर रिफॉर्म के लिए कोई 20 साल की प्लानिंग करो और अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके लेके आओ कि जो रूरल एरिया में भी बच्चा एजुकेट होके आ रहा है, कहीं से ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसको उतना स्किल सेट तो हो कि उसकी पर्सनैलिटी और उसकी राइटिंग प्रैक्टिसेस ये ग्रूम करवा सके हम, और लैंग्वेज का जो मेन बैरियर है वो किसी तरीके से उनका हटना चाहिए। देन द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। और लैंग्वेज के बैरियर में मुझे पता है कि हिंदी वाले तो सर हिंदी में पेपर देते हैं, मैं सीसेट की बात कर रहा हूं। हिंदी मीडियम को सीसेट में सच में बहुत बड़ी समस्या आती है। रेस्ट इज योर चॉइस। आप बताइए आपकी क्या राय है। एकदम से सडन ये करना मेरे हिसाब से ये मैच्योरिटी नहीं होगी। बड़े सारे लोगों के सपने हैं जो सच में धूल और मिट्टी में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड यूपीएससी का 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इवन मैं तो ये चाहूंगा कि यूपीएससी में
सिलेक्शन के बाद ये जो धांधलेबाजी होती है, करप्शन होता है, इस पे भी कुछ सोचा जाना चाहिए। शायद ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ी समस्या है बजाय कि इन छोटी मोटी चीज़ों के। तो पहले ये सॉल्व करो कि बच्चा अगर फेयरली लड़ रहा है तो फेयर उसको सिलेक्शन भी मिल पाए। और ये सिर्फ यूपीएससी तक नहीं है, मैं तो इवन एसएससी एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम्स के लिए, जहां बच्चा मेहनत कर रहा है उसको फ्री एंड फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।